डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल तो जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यांग काई को हुमई अपने साथ अपने माइंड में लेकर जाती है, जहां उसके जनरल डेप्यूटी ग्रैंडपा यांग काई के ऊपर जानलेवा हमला करना शुरू कर देते हैं, ये जानने के बाद कि वो लिंग शाओ पवेलियन से बिलोंग करता है। यांग काई को पता था कि वो कमजोर है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। तभी उसकी बॉडी पर वो स्कल मॉन्स्टर हावी हो जाता है, जो कि उस ग्रैंडपा को रोकने में कामयाब हो गया था। साथ ही हुमई भी सामने आकर ये साबित कर देती है कि वो यांग काई को इस तरीके से मरने नहीं देगी। तो ना चाहते हुए भी उस ग्रैंडपा को पीछे हटना पड़ता है, पर वो हार मानने को अभी भी तैयार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ यांग काई भी 5 सालों बाद उनसे वापस बदला लेने के बारे में प्लान करने लगता है, जिसके लिए वो उस ग्रैंडपा को चैलेंज भी कर चुका था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई कल्टीवेशन कर रहा है, जहाँ बहुत ज्यादा कल्टीवेट करने के बावजूद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। वो ग्रैंडपा के साथ हुए अपनी बेइज्जती को याद करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी ब्रेक थ्रू ना कर पाने की वजह से वो खुद से कह रहा था कि आखिर 10 दिनों से कल्टीवेशन करने के बाद भी मैं कायोन रियाल पर क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी इनर एनर्जी किसी चीज को सप्रेस कर रही है। मैं बॉडी टेम्पररी की 9th लेवल को कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं कायोन रियाल पर क्यों नहीं पहुँच पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए यंग एनर्जी की जरूरत है। मैं इतनी स्लो प्रोग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बोलने के बाद अपने लगाए हुए सीड्स को देख रहा था, जिसमें फ्रूट्स आ चुके थे। उन फ्रूट्स को देखने के बाद यांग को समझ नहीं आता कि 1 महीने में उगने वाले ये फ्रूट्स अचानक से 10 दिन में कैसे ग्रो हो गए। पर जो भी हो, ये उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए वो खड़ा होता है, उनमें से एक फ्रूट को तोड़कर खा जाता है। यांग बहुत अच्छे से जानता था कि इस फ्रूट में से यांग एनर्जी जो निकलती है वो उसकी बॉडी को कितना ज्यादा बूस्ट अप कर देती है। यह दूसरी तरफ यांग की बॉडी के अंदर दिखाते हैं। जैसे ही वो ये यांग फ्रूट खाता है, काफी सारे लिक्विड यांग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर फ्लो करने लगती है। इस वाले यांग फ्रूट को खाने के बाद वो कहता है कि ये पिछले वाले यांग फ्रूट से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है कि इन फ्रूट्स का रस और इसमें ऑक्सीजन लेवल पहले वाले फ्रूट से 10 गुना ज्यादा हो। क्या ये कोई डिफरेंट टाइप के यांग एनर्जी वाले फ्रूट है? पर जो भी हो, उसकी बॉडी में अभी बहुत ज्यादा यांग एनर्जी है और उसे इसे रिफाइन करना ही होगा। ये सोचकर वो खुश होते हुए वापस से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। यांग अपनी कल्टीवेशन में बिजी था। वहीं दूसरी तरफ हमें सीनियर जिया को दिखाते हैं, जो कि चुपके चुपके पत्थर के पीछे से उस पर नजर रख रही थी। वो इतने दिनों से यांग को मॉनिटर करते हुए कहती है कि ये अपने 9th रियान की पीक पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी ब्रेक थ्रू करके कायम रियान पर पहुंच जाएगा। पर पता नहीं क्यों, मैं जब भी इसे ब्रेक थ्रू करते हुए देखती हूँ, इसके पास एक अजीब तरीके की इविल कोल एनर्जी महसूस होती है, जो कि उसके कल्टीवेशन ऑरा को धीरे धीरे सप्रेस करता जा रहा है। कहीं ये कोई डीमन तो नहीं जो उसकी पावर को एब्जॉर्व करके उसे ब्रेक थ्रू करने से रोक रहा है? अगर ऐसी बात है तो फिर यांग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि वो उसके ऊपर हावी होकर उसे जान से मार दे। अभी तक सीनियर सिस्टर की वो ओवर थिंकिंग खत्म हुई भी नहीं थी कि दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाते हैं, जो उस डीमन की वजह से बुरी तरीके से तड़पने लगा था, क्योंकि शायद सीनियर सिस्टर जिया की बात बिल्कुल सही थी। वो डीमन उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। यांग एक जबरदस्त चीख के साथ काफी तेज एनर्जी रिलीज करता है और वो डीमन उसके ऊपर हावी होते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगा। और फिर वो अपनी उन्हीं मेमोरीज को याद करने लगा था जब उस डीमन ने उसकी बॉडी पर हावी होते हुए लोगों को जान से मार दिया था। यांग को समझ नहीं आता कि जब भी वो कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू करने वाला होता है, तब ये एनर्जी उस पर हावी क्यों हो जाती है, जो धीरे धीरे उसके नेगेटिव इमोशन को एक्टिवेट करते हुए उसे किसी को जान से मारने के लिए उकसाना शुरू कर देती है। ये सोचते सोचते वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाता। वहीं उसकी जबरदस्त एनर्जी देखने के बाद यहाँ सीनियर सिस्टर जिया को भी पता लग जाता है कि शायद वो डेमोनिक एनर्जी हमारे यांग को किसी का मर्डर करने के लिए उकसा रही है। अगर वो पूरी तरह से उसकी बॉडी पर कंट्रोल बिठा लेगा तो यांग पागल हो जाएगा। वो अपने मन में सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि कायोन रियाल पर ब्रेक थ्रू करने की वजह से किसी को इतना रिस्क झेलना पड़ सकता है। वो अपने कैप को पहनते हुए अपना मुंह छुपाकर कहती है कि मुझे ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि सिचुएशन मेरे हाथ से निकल जाए। यहाँ अब तक वो डीमन यांग काई की बॉडी पर हावी हो चुका था। वो खुद से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द किसी को ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी फाइट की प्यास बुझा सकूं। वो किसी जानवर की तरह गुर्राने लगा था और उसकी बॉडी से डेडली ऑरा रिलीज होने लगता है। ये देखकर सीनियर सिस्टर सिया कहती है कि मैं इस हालत में इसे अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, मुझे जल्द से जल्द
बहुत कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ यांग काई की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक जबरदस्त अटैक के साथ वहाँ पर मौजूद बड़े से पत्थर को सरका चुका था। उसे खुद को ही हर्ट करता देखकर सीनियर सिस्टर सिया एक जबरदस्त पाम अटैक थ्रो कर चुकी थी। थोड़ी देर में यांग काई को इसकी भनक लग जाती है और वो भी अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करते हुए उसके पाम अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिससे दोनों ही एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से हिट होकर दूर हट जाते हैं। ये अटैक देखने के बाद यांग काई भी लाइक तुम्हारी पावर और कल्टीवेशन अमेजिंग है। इसके बाद दोबारा सीनियर सिस्टर सिया अपनी पावर रिलीज करते हुए यांग काई को थ्रो कर चुकी थी, पर वो फिर से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सीनियर सिस्टर सिया को इस बात का यकीन नहीं होता कि यांग काई ने उनके थर्ड लेवल के कायोन रियाल्म के अटैक को ब्लॉक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ यांग काई भी लाइक अरे तुम तो लड़की हो, मुझे तो लगा था कि कोई पावरफुल कल्टीवेटर है, पर अफसोस अब तुम मेरे हाथों से काफी बुरी तरीके से पिटने वाली हो। ये देखकर तो सीनियर सिस्टर जिया का दिमाग खराब होने लगता है। वो गुस्से में कहती है कि लड़की देखकर कमजोर समझ रहा है, लगता है कि अब इसे असली पावर का मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो अपनी एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि हमारा यांग काई भी अपने एक्सट्रीम स्टेट पर है, जो कि कायोन रियाल्म के थर्ड लेवल के बंदे को आराम से हरा सकता है। उन्हें तो लग रहा था कि वो बराबरी कर लेंगी, पर ये बंदा तो उनकी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट है। तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए जबरदस्त फाइट करती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। थोड़ी सी मार्शल आर्ट मूव के बाद वो यांग काई को किक करके खुद से दूर कर देती है। अब तक यांग काई की बॉडी से वो डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगी थी। वो अपने सेंसेस में वापस आते हुए कह रहा था, ये तो कोई जानी पहचानी लड़की लग रही है। वही सीनियर सिस्टर जिया भी लाइक तुझे क्या लगा, लड़की हूँ तो क्या कमजोर हूँ? या सीनियर सिस्टर जिया की किक खाने के बाद यांग काई अपनी पावर रिलीज करने लगा था एक्सट्रीम लेवल पर। जिया उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि वो उसके ऑरा से रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हर फाइट के बाद ये लड़का अपनी पावर को इंक्रीज कैसे करता जा रहा है। तभी यांग काई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर उसके ऊपर झपट्टा मार चुका था, पर सीनियर सिस्टर जिया जैसे कि फाइट की बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो बड़े आराम से उसे कंट्रोल करते हुए जबरदस्त पाम अटैक करते ही जमीन पर पटक देती है। इस अटैक की वजह से यांग काई के मुंह से ब्लड बाहर निकलने लगा था। वो कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो और इसीलिए मुझे किसी मंकी की तरह ट्रीट कर रही हो, है ना? पर याद रखना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब वो खुद का एक बेस्ट अटैक प्रिपेयर करने लगा था। ये देखने के बाद सीनियर सिस्टर जिया समझ आती है कि शायद इसके ऊपर से वो डेमोनिक एनर्जी हट चुकी है, क्योंकि अब इसके अटैक बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सोचे समझे लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये होश में है और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ये मुझे पहचान ले। सीनियर सिस्टर जिया को भागता हुआ देखकर यांग काई उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने की? पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा है? यहाँ यांग को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि वो जो ग्रैंडपा लास्ट टाइम पे उसके साथ फाइट कर रहे थे, उन्होंने एक असैसिन भेजा है उसे मारने के लिए। इसलिए वो सीनियर सिस्टर जिया को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, पर वो उसे सप्रेस करते हुए एक जबरदस्त पाम अटैक थ्रो करके उसे घायल कर देती है। वैसे ये अटैक सीनियर सिस्टर जिया ने उसे घायल करने के लिए नहीं, बल्कि उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था, ताकि मौका पाकर वो वहाँ से बच के निकल जाए, और होता भी ऐसा ही है। इस अटैक की वजह से यांग काई जमीन पर गिर गया था और उसे नजर नहीं आता। उतने में सीनियर सिस्टर जिया बचकर वहाँ से भाग जाती है। यांग काई खुद को संभालते हुए कह रहा था कि अगर मेरे पास गोल्डन बॉडी नहीं होती ना, तो पक्का इस लड़की ने मुझे मार मार के मेरा कचुम्बर बना दिया होता। वैसे पता नहीं क्यों इनकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये मेरी सीनियर सिस्टर हो। खुद को संभालने के बाद यांग काई को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। वो तो कह रहा था कि पता नहीं यांग काई तुम्हारा गुड लक है या बैड लक, जब भी तुम्हें जरूरत होती है तभी तुम्हारे साथ कोई ना कोई फाइट करने लग जाता है। यहाँ यांग काई फिर से कल्टीवेशन के लिए बैठते हुए कह रहा था कि पता नहीं मैं जब भी कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता हूँ, एक इविल एनर्जी मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरी एनर्जी को खाना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस गोल्डन असुरा बॉडी को अपने साथ रखने का ये एक डिसएडवांटेज है कि वो मेरी कल्टीवेशन को खाते जा रहा है। यांग काई खुश था कि चलो अब लास्ट फाइट की वजह से उसकी काफी सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल गए हैं। अब उसकी फाइट करने की इच्छा थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना फोकस ब्रेक थ्रू करने पर आराम से लगा सकता है। क्या पता इस बार रिलैक्स माइंड के साथ कल्टीवेशन करने के बाद वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर ले। ये बोलकर वो उस ड्रैगन क्लिफ के पास पहुंचकर वहाँ की यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए कह रहा था कि मुझे अपने कोर को और ज्यादा यांग एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, जिससे मैं स्ट्रॉन्ग होकर उस बुढ़े से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं और फ्यूचर में कोई भी मुझे कमजोर समझकर बुली न कर सके। धीरे धीरे यांग ने वहाँ आसपास मौजूद सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। यांग तो पूरे जोर शोरों के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं
हैं, जो वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि मैं बाल बाल बची हूँ, वरना तो वो यांग मुझे पहचान ही लेता। चलो अच्छा है ये देखकर कि वो कल्टीवेशन करने लगा है, इस बार शायद वो ब्रेक थ्रू कर ले और मेरा ये एफर्ट्स काम आ जाए। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकलने की कर रही थी, पर तभी उसके सामने एल्डर आ जाते हैं। एल्डर 11 यानी कि सेक लीडर को देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी, जैसे कि किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। यहाँ हमें एल्डर 11 और हमारी सीनियर सिस्टर जिया की बातों से पता लगता है कि वो असल में ग्रेट एल्डर मैंग की भतीजी है, जिसे कि एल्डर 11 ने अपना डिसाइबल बना के रखा हुआ है। वो सीनियर सिस्टर जिया के पोलाइट बिहेवियर को देखकर कहते हैं कि थोड़ा सा कैजुअल रहो, मैं भी तुम्हारा अंकल हूँ। सीनियर सिस्टर जिया कमाल की डिसाइबल थी, जिन्हें पाकर ये एल्डर 11 बहुत ज्यादा प्राउड थे, पर साथ ही उन्हें अपने बाकी दोनों डिसाइबल्स की भी याद आ रही थी। सीनियर सिस्टर जिया उन्हें पुरानी बातें याद करता हुआ देखकर कहती है कि आपको गड़े मुर्दे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से एल्डर 11 की नजर हमारे यांग काई पर पड़ती है, जिसकी कल्टीवेशन को देखकर वो कहते हैं कि ये तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और फिर वो यांग काई के आसपास एक बैरियर बना देते हैं ताकि कोई भी उस पर नजर ना रख पाए और अटैक ना कर पाए, क्योंकि अभी उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। ये देखकर सीनियर सिस्टर जिया भी हैरान हो जाती है कि एल्डर को यांग काई की कितनी फिक्र है। वो कहती है कि लगता है आपको इसमें इंटरेस्ट है। ये सुनकर एल्डर 11 उसे छेड़ते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ज्यादा है, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो तुम यहाँ पर रुककर इंतजार कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरी तरह इस लड़के की कल्टीवेशन को ऑब्जर्व करना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। बस फिर क्या था, सीनियर सिस्टर जिया एल्डर के पीछे पीछे यांग काई को ऑब्जर्व करने के लिए चली जाती है, जहाँ दोनों ही लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि यांग आसपास की यांग एनर्जी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं कि एक स्पिरिचुअल यांग एट्रीब्यूट वाला बर्ड तेजी से यांग की बॉडी में एंटर हो चुका है। ये असल में एक्सट्रीम लेवल की यांग एनर्जी थी, जो कि इस बात का सबूत है कि यांग ब्रेक थ्रू कर चुका है। सीनियर सिस्टर जिया तो उस बड़े से स्पिरिचुअल बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि एक बड़े से हाथी को एक शिप ने निकल लिया हो। क्या यांग की बॉडी इतनी ज्यादा केपेबल है? अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो इतनी यांग एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती। इधर यांग के कायम ट्रायल पर ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद उस एल्डर को लगता है कि शायद अब यांग होश में आने वाला है, इसलिए वो उस बैरियर को हटाते हुए कहते हैं, अब मुझे यहाँ से चलना होगा। अगर तुम्हारी मुलाकात एल्डर मैंग से हो जाए तो उन्हें मेरा हेलो कहना। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिस जिया को दिखाते हैं, जो भी पेड़ के पीछे से छुपकर हमारे यांग पर नजर रख रही थी। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि यांग कायम ट्रायल पर पहुँचने के बाद भी अभी भी अपनी कल्टीवेशन को बरकरार रखे हुए है। तभी वो इतना ज्यादा चौंक जाती है ये देखकर कि यांग ना केवल कायम ट्रायल पर पहुँच गया है, बल्कि उसके फर्स्ट लेवल की पीक पर पहुँच गया है। वो तो ऐसे चौंक रही थी जैसे कि उसने हाथी को उड़ते हुए देख लिया हो। उसके लिए ये बात हजम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी उसे एक और झटका मिलता है जब वो ये जान लेती है कि यांग काई तो असल में कायम ट्रायल की 3rd लेवल पर पहुँच गया है। न केवल यांग काई ने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया, बल्कि वो एक ही दिन में कायम ट्रायल की 3rd लेवल तक पहुँच गया। जिस लेवल को अचीव करने में नॉर्मल कल्टीवेटर को 2 से 3 महीने लग जाते हैं, वो उसने एक ही दिन में कर लिया। तभी यांग काई की कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी और वो काफी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगा था। ये देखकर सीनियर सिस्टर की सांस में सांस आती है। उनकी तो हालत खराब हो गई थी। वो कहती अगर इसने एक और लेवल अचीव कर लिया होता ना, फिर तो मैं बेहोश ही हो जाती सदमे से। मुझे यकीन नहीं आता कि इस लड़के के पास आखिर कैसा टैलेंट मौजूद है जो एक ही दिन में 3 लेवल को अचीव कर चुका है। दूसरी तरफ यांग को दिखाते हैं, जो कि फॉरेस्ट से जाते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि क्या बात है भाई, तूने तो आज 3rd लेवल अचीव कर लिया। फाइनली इतने दिनों से लटके रहने के बाद अब मैं आजाद हो चुका हूँ, मैंने अपनी लेवल को इंक्रीज कर लिया। वो ये सोचकर खुद पर प्राउड होकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दोबारा उसी आवाज को सुनने के बाद वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जंगल के बीच में से आ रही है, और उसे आवाज बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। थोड़ा सा गौर करने के बाद वो समझ जाता है कि ये और किसी की नहीं बल्कि सुमो की आवाज है। वो तो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सुमो, क्या ये तुम्हारी आवाज है? तुम मुझे बुला रहे हो? पर बदले में उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, बल्कि जोर जोर से सुमो के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो कहता है कि लगता है ये किसी मुसीबत में है, जाकर देखना होगा। तभी दोबारा सुमो के चिल्लाने की आवाज आती है, और इस आवाज से तो यांग काई डर गया था कि पता नहीं अब ये लड़का किस मुसीबत में पड़ गया है, और फिर वो तेजी से जंगल के अंदर जाने लगता है। अब ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सुमो किस मुसीबत में पड़ा है और यांग काई उसे उस मुसीबत से निकाल पाता भी है या नहीं, क्योंकि अभी के लिए तो ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।